स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन दिया था मैं ग्रुप में। तो चैप्टर चालू करते हैं नया, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट हीट थर्मोडायनामिक्स। क्या आने वाला है वो भी पढ़ते हैं। बाकियों का रेडॉक्स स्कूल में थर्मो चल रहा है, थर्मो हो गया और इधर आप लोग के में थर्मो और रेडॉक्स। लोगों को तो कुछ भी पढ़ा तो चलेगा। हाँ बेटा सिलेबस भी है था अगले टेस्ट का, क्या क्या है? थर्ड से थर्ड को है, थर्ड नवंबर को है केमिकल बॉन्डिंग का, उसके बाद ऑर्गेनिक का एक और होगा, उसमें ऑर्गेनिक आएगा। वो कब होगा? 21 नवंबर। ठीक है, थर्ड नवंबर तो हो गया। आप लोग पढ़ना है और टेस्ट तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो ठीक है, थर्मो कर लेते हैं। रेडॉक्स थर्मो, रेडॉक्स छोटा है, एक करने का एक चैप्टर हो जाता है, 3-4 पढ़ा। थर्मो बड़ा है और टाइम लगेगा थर्मो बनाने में। ठीक है, बस यही फर्क है कि पढ़ना तो सारे चैप्टर है। ठीक है, ओके, तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट डील्स विद हीट, है ना। आपके रिएक्शन में जितना भी हीट का चेंज हो रहा है, रिएक्शंस में भी एंडोथर्मिक, दे कैन बी एक्सोथर्मिक, राइट। तो जो भी हीट चेंजेस हो रहा है उनकी स्टडी करने के साइंस को या केमिस्ट्री को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेसेस में भी हीट का एक्सचेंज होता है। तो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स दो टाइप की होगी, आपके फिजिकल थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, और केमिकल प्रोसेसेस में जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है दैट डील्स विद केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अपार्ट फ्रॉम हीट एक्सचेंज, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो सकता है और कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता। बेसिकली दैट वर्ड इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन हो सकते हैं उसे अपन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं, है ना, और जो नहीं होते दे आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उनको कराने के लिए हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। जैसे पानी अपने आप ऊपर से नीचे जा सकता है, बट नीचे से ऊपर पानी अपने आप नहीं आ सकता ना, आपको मोटर लगानी पड़ेगी। तो ऊपर से नीचे वाले को अपन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, जो अपने आप होता है, जो स्वाभाविक सी चीज है कि पानी ऊपर से नीचे आएगा, पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा, पर पत्थर नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा ना, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अपने आप नहीं होगा, वो अस्वाभाविक चीज है, और उसको करवाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंट देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 लॉज पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ डील्स विद हीट एंड एनर्जी, सेकंड लॉ डील्स विद दिस स्पॉन्टेनिटी, कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे, कौन से रिएक्शन आपके नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स की पहला लॉ क्या है, हमें कुछ टर्म्स भी पढ़ने हैं कि हम थर्मोडायनामिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, है ना। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग। ठीक है, और उसके पहले थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये लिख लेते हैं, तो हेड डालना थर्मोडायनामिक्स पे लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the study of which deals with the study of which deals with the study of relations between heat relations between heat comma वर्क आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क है ना। वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक वर्क होता है, जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं
हीट करते तो गैस एक्सपैंड होगी ना, कूल करेंगे तो गैस कंप्रेस होगी, तो ये भी एक तरह का वर्क डन, ठीक है। तो हीट कॉमा वर्क कॉमा टेम्परेचर एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन heat, work, temperature, and energy in a chemical reaction. In a chemical reaction. अब thermodynamics, next time में thermodynamics helps in determining thermodynamics helps in determining the energy changes. एनर्जी को एक नाम और दिया था अपन ने यूनिट नंबर 3 में, क्या था वो नाम? एंथैल्पी. So it helps in determining the energy changes involved in a chemical reaction. Energy changes involved in a chemical reaction. Energy changes involved in a chemical reaction or process. Or process. Full stop. It also helps in predicting. It also helps in predicting. इस अपन फीचर्स लिखे ना थर्मोडायनामिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं. It also helps in predicting the feasibility of a process or reaction. Feasibility. Feasibility. Feasible है क्या? Feasibility of a process or reaction. Feasibility of a process or a reaction. ठीक है. चलो नेक्स्ट थिंग डालना, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस. इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस. इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस. पहला लिखो फर्स्ट सिस्टम. सिस्टम मतलब जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स हम बार बार सिस्टम वर्ड यूज करेंगे या सराउंडिंग वर्ड यूज करेंगे, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है आइकन डाल के लिखना. इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स. इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स. इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is under observation. Which is under observation. Which is under observation. जैसे कि अगर आप एक रिएक्शन एक बीकर में करवा रहे हो या एक टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हो, तो वो टेस्ट ट्यूब या वो बीकर वो आपका सिस्टम जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. समझ रहे? केमिस्ट्री में आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, राइट? उस ऑब्जर्वेशंस को आप लिखते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसके इन्फरेंस निकालते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, राइट? तो सिस्टम वो होता है जिसका स्टडी हम कर रहे हैं, व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट, और बाकी जितना पार्ट है उस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का, दैट इज सराउंडिंग. क्योंकि वो सराउंडिंग ही है जिसमें आपका सिस्टम अगर हीट दे रहा होगा तो वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी हीट. मान लो आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा हो रिएक्शन के बाद, तो उसके आसपास की जगह भी तो गर्म होगी ना, तो दैट इज द सराउंडिंग. इनफैक्ट द होल यूनिवर्स, जो बचा कुछ यूनिवर्स का पार्ट है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज सराउंडिंग. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एक हमारा सिस्टम और एक पूरी सराउंडिंग. समझ रहे? हाँ, तो क्या लिखे? सिस्टम रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. सेकंड लिखना सराउंडिंग. सराउंडिंग आइकन डाल के, एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, everything else in the universe except system,
is called surround. Everything else in the universe except system is called surrounding. ठीक है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ठीक है, अगर एक डायग्राम बनाऊं मैं तो मान लो इस बीकर में रिएक्शन हो रहा है, तो दिस इज माय सिस्टम एंड इसके आसपास की जितनी भी जगह है दैट इज सराउंडिंग. दिस इज सराउंडिंग एंड दिस इज सिस्टम. बना दो ये, और ये लिख के ना यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट थिंग डालना टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम ये उसी में है ना, सब टर्मिनोलॉजी सब पढ़ रहे थे. टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट लिखो ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम ऐसा डाल के लिखो. इन अ सिस्टम व्हेन देयर इज, in a system when there is, in a system when there is exchange of energy, in a system when there is exchange of energy and matter, energy and matter taking place with the surrounding, exchange of energy and matter taking place with the surrounding, then it is called an open system. Then it is called an open system. Then it is called an open system. जैसे कि एग्जांपल है, आप अगर पानी उबाल रहे हो, ठीक है, आपका पानी उबल रहा है और आपने उसको ढका नहीं है. आपके जिस भी वेसल में पानी उबल रहा होगा, आपने इसको ऊपर से ढका नहीं है, तो क्या होगा, धीरे से जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वेपर्स बनने चालू होंगे, वेपर्स बाहर आएंगे और आसपास का एनवायरनमेंट भी गर्म हो जाएगा, सराउंडिंग गर्म हो जाएगी. इसका मतलब आपका सिस्टम, वो जो वेसल है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, वो एनर्जी भी लिबरेट कर रहा है आसपास और ऊपर उसके वेपर्स भी निकल रहे हैं. मतलब मैटर, धीरे धीरे पानी कम होगा कि नहीं होगा ना. जब आप आधा घंटा भूल जाओ, धीरे से आओगे तो पूरी गंजी खाली नहीं लेके आओ और नीचे से जल जाएगी. मतलब यहाँ पे आपका सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ मैटर का भी एक्सचेंज किया है और हीट का यानी कि एनर्जी का भी एक्सचेंज किया. मैटर और सराउंडिंग के बीच में, सॉरी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर भी बह रहा है बाहर और एनर्जी भी बाहर रही है. तो इस टाइप के सिस्टम को अपन ओपन सिस्टम बोलते हैं. अगर इसी सिस्टम में आपने ऊपर से एक प्लेट रख दी, ऊपर से हमने प्लेट रख दी, तो अब वो कम से कम जो वेपर्स है वो ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, पानी कम नहीं होगा, पानी वापस उस प्लेट में आके टकराएगा, कंडेंस होगा, वापस पानी लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा, वेपर्स लिक्विड बन के नीचे आ जाएंगे. बट हीट तो अभी भी बाहर जा रही है ना, क्योंकि दैट वेसल इज द कंडक्टिंग वन. जिस वेसल में आप पानी गर्म कर रहे हो दैट इज अ कंडक्टिंग वेसल. तो ऑब्वियसली बाहर का आजू बाजू का तो एरिया गर्म हो रहा है, मतलब हीट बाहर आ रही है सिस्टम से. तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम. ऊपर से क्लोज के तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पानी जितना अंदर था अभी भी उतना ही है, क्योंकि आपने ऊपर से ढक दिया, पानी को जाने नहीं दे रहे हो बाहर. पर पहले वाले चीज में आपने पानी को भी बाहर जाने दिया एज अ वेपर. धीरे धीरे पानी कम हुआ ना, तो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. अब मान लो कि ये पानी गर्म हो गया, ठीक है, और अब इस पानी को मैंने रख दिया एक थर्मस में. थर्मस आता है ना, मिल्टन का आता है, उसमें पानी बहुत देर तक गर्म रहता है ना, मतलब वो ना हीट
बाहर जाने देगा और ना ही मैटर। उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। एक ओपन हुआ जो मैटर एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, एक क्लोज्ड हुआ जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, और एक आइसोलेटेड हुआ जो ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर। समझ रहे हैं तीनों का एग्जांपल? अभी आप लोग लिखे हो ओपन सिस्टम का कि इन अ सिस्टम when there is exchange of energy and matter taking place with the surrounding, then it is called an open system. ठीक है? सेकंड लिखो closed system. Closed system. तो कभी भी कोई रिएक्शन अगर ओपन बीकर में हो रहा है ना, तो वो ओपन सिस्टम। मान लो कोई रिएक्शन में गैस बन रही है, वो गैस उड़ जाएगी, उड़ रही। और अगर आपने उस रिएक्शन को क्लोज वेसल में करवाया तो गैस बनेगी जरूर पर वो उड़ नहीं पाएगी, वो स्पीकर के अंदर ही रहेगी। ठीक है? तो एनी केमिकल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन ओपन बीकर, एग्जांपल पहले लिख लो बेटा उसको, ओपन बीकर ओपन सिस्टम का एग्जांपल लिख लो। केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन बीकर, एग्जांपल हो जाएगा इसका। या रिएक्शन इन ओपन बीकर, इतना भी लिख सकते हो, समझ में आ जाएगा। रिएक्शन इन ओपन बीकर, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है? चलो क्लोज सिस्टम का लिखो हाइफन डाल के। अ सिस्टम इज सेड टू बी अ क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम इज सेड टू बी अ क्लोज सिस्टम, a system is said to be a closed system when there is no exchange of matter, when there is no exchange of matter, when there is no exchange of matter, but exchange of energy is possible, but exchange of energy is possible. But exchange of energy is possible. ठीक है? एग्जाम्पल लिखो, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड कंडक्टिंग बीकर, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड, क्लोज्ड है तो मैटर बाहर नहीं जा पाएगा, बट कंडक्टिंग बीकर लिख रहे हैं तो एनर्जी बाहर जा सकती है। ठीक है? क्लोज्ड कंडक्टिंग बीकर, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड कंडक्टिंग बीकर। क्लियर है सबको? एंड थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब ये होता है एकदम अलग। आइसोलेटेड सिस्टम देखो इसमें, इन अ सिस्टम व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, इन अ सिस्टम व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, in a system when no exchange of energy or matter takes place with the surrounding, with the surrounding, when no exchange of energy or matter takes place with the surrounding is called isolated system, is called isolated system. ठीक है? एग्जांपल लिख लो उसमें, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोफ्लास्क, तो थर्मस बोलते हैं, presence of reactant in a thermoflask is an example of isolated system, is an example of isolated system. ठीक है? एक और टाइप लिखा सिस्टम का ही, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, पर होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ते थे ना, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो क्या होता है जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट उसे अपन होमोजीनियस कहते थे, और जहां पे आप दो अलग अलग फेज देख सकते हैं उसे अपन हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर क्या, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर सारे रिएक्टेंट और बनने वाले सारे प्रोडक्ट अगर सेम फेज में, या तो आइदर सारे लिक्विड्स हैं या तो सारे गैस हैं, तो अपन इसे होमोजीनियस कहते हैं।
आइकन डाल के लिखो। A system is said to be homogeneous. A system is said to be homogeneous. A system is said to be homogeneous when all the constituents present. A system is said to be homogeneous when all the constituents present is in the same phase. Is in the same phase and is uniform throughout. And is uniform throughout. And is uniform throughout. For example, a mixture of two miscible liquids. A mixture of two miscible liquids. Alcohol and water. ठीक है, heterogeneous का भी लिख लो. अब system is said to be heterogeneous. A system is said to be heterogeneous a system is said to be heterogeneous when it consists of two or more phases. When it consists of two or more phases. Example इसका भी लिख लेना. A mixture of insoluble solid in water. Mixture of insoluble solid in water. Insoluble solid in water. ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया. अब एक टर्म आता है सिस्टम की स्टेट, कि सिस्टम उस समय किस हालत में. तो यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का प्रेशर क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, ये सब कहलाते हैं उसके स्टेट. आप कुछ प्रोसेसेस कर दो उसमें तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. मान लो अगर आपने एक बीकर लिया है, इसके अंदर गैस है अंदर, है ना, तो ये गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा. गैस कहीं भी सिस्टम में रहेगी तो वो बीकर में हिट करती रहती है ना. गैस हमेशा, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं एंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो आपस में भी टकराएंगे एंड दे आल्सो विल कम एंड बॉम्बार्ड इन द बीकर्स एंड क्रिएट प्रेशर. उसी कंटीन्यूअस बॉम्बार्डिंग को हम प्रेशर बोलते हैं. बॉम्बार्डिंग से फोर्स क्रिएट हो रहा है एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर अपन एक फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रहे हैं मतलब उस एरिया को हम प्रेशर दे रहे हैं. ठीक है, तो उस गैस का कुछ प्रेशर भी होगा और गैस इतनी जगह घेर रही है तो उसका एक वॉल्यूम भी होगा और उसका एक टेम्परेचर भी होगा. राइट. अब मान लो आपने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन मतलब इसको कहते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट. हवा भरने वाला पंप होता है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट. नीचे सिलेंडर है और ऊपर एक पिस्टन है, जिसको आप दबा के नीचे ऊपर कर सकते हैं. दैट इज नोन एज पिस्टन. क्योंकि गैस इजीली कंप्रेसिबल होती है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो आपने ऊपर से प्रेशर लगाया तो ये नीचे आ जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी. तो पहले उसका स्टेट कुछ और था, P1 V1 T1. पहले जब गैस यहाँ थी, हमने प्रेशर नहीं लगाया था, तो उसका स्टेट क्या था, P1 V1 T1. उस गैस का प्रेशर कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, उसका टेम्परेचर कुछ होगा. और जब आपने ऊपर से एक प्रेशर लगाया, आपने फोर्स लगाया, तो अब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना. पहले उतनी गैस इतनी जगह में थी, अब उतनी ही गैस इतनी जगह में होगी, तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर बढ़ेगा, जगह कम हो जाएगी ना उनके पास. वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल्स तो उतने ही गैस के, अगर जगह उनको कम मिल रही है तो प्रेशर बढ़ेगा. वॉल्यूम कम हो गया है, कम हुआ ना वॉल्यूम. पहले वॉल्यूम इतना था, आपने कंप्रेस करके वॉल्यूम कम कर दिया और टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में और ज्यादा टकराएंगे.
उनके बीच का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो अब जो इसकी कंडीशन है वो नहीं आ गई P2 V2 एंड P। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको अपन स्टेट कहते हैं। एंड जिन चीजों से हम उसका स्टेट बताते हैं ना, दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। समझ रहे हो? स्टेट तो कंडीशन होगी ना कि आज आपकी कंडीशन कैसी है और कल आपकी कंडीशन कैसी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज जब रूम के अंदर घुसे थे तो हमको थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं पता था क्या, तो हमारी स्टेट थर्मोडायनेमिक्स के लिए जीरो था। पर जब हम रूम से बाहर जाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज चलेगा थर्मोडायनेमिक्स, तो ये हमारी स्टेट चेंज हुई। वैसे इसकी भी स्टेट चेंज हुई है। अब पहले ये दूसरी कंडीशन में था, अब ये दूसरी कंडीशन में होगा सिस्टम आपका। और जिन चीजों के कारण आपका सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ है उनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं या स्टेट फंक्शंस कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस, क्योंकि उन्हीं के कारण वो वेरिएबल्स क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वेरिएबल्स। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो चेंज होके स्टेट को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगला अगला टर्म। ठीक है, सिस्टम का टाइप्स हो गया ना। अब अगला टर्म, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। हाइफन डाल के लिखो, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, the state of a thermodynamic system means its macroscopic properties, means its macroscopic properties मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which can be described by, which can be described by, which can be described by state variables, state variables, which can be described by state variables, state variables. For example, pressure, pressure ब्रैकेट में P, कॉमा वॉल्यूम ब्रैकेट में V, कॉमा टेम्परेचर ब्रैकेट में T। ठीक है, एंड अमाउंट, एंड अमाउंट, एंड अमाउंट, एंड अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स है। अगर कोई गैस है यहाँ पे तो कितनी मोल गैस है, तो अमाउंट के ब्रैकेट में स्मॉल n लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, तो सब दे आर आल्सो नोन एज स्टेट फंक्शंस, दे आर आल्सो नोन एज स्टेट फंक्शंस, they are also known as state functions। ठीक है, इसमें डालना टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। आज थोड़ा ये थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट लॉ में तीन टर्म यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ में तीन टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक होता है वर्क, दूसरा वर्क, तीसरा हीट। ये तीन टर्म्स हमारे फर्स्ट लॉ में, ये तीनों भी अपन पढ़ेंगे अभी। हीट भी पढ़ेंगे, वर्क भी पढ़ेंगे और इंटरनल एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस लिखना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, आइसो का मतलब सेम होता है और थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो सिस्टम का, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार तीनों चीजें चेंज करूंगा सिस्टम की। तीन वेरिएबल समझ गया ना, पी वी पी। हो सकता है हम पी को कांस्टेंट रख के पी और वी को चेंज कर रहे होंगे,
हो सकता है ना ऐसा। फिर टी को कांस्टेंट रख के पी और सॉरी टी को कांस्टेंट रख के पी और बी चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो इसमें हाइफन डाल के व्हेन द ऑपरेशन इज कैरिड आउट या व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट, व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, when the process is carried out at constant temperature, the process is said to be isothermal. 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 ठीक है। तो इस टाइप के ना हमको सिस्टम को बाहर से इंसुलेट करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से एक इंसुलेटर लगा दियो तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर बाहर से हीट आई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर सिस्टम से हीट बाहर गई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ लो, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है मेरा तो हीट बाहर निकलती है ना, और अगर एंडोथर्मिक है तो हीट अंदर जाएगी, ठीक है। पर अपन एक इंसुलेटर के अंदर अपनी रिएक्शन को करवा रहे हैं जिससे आपका पूरा टेम्परेचर सिस्टम का हमेशा सेम मेंटेन है, ठीक है। सेकंड, अच्छा इसमें एक और चीज लिखना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस dt, ऐसा लिखना है, dt इज इक्वल्स टू जीरो, dt is equals to 0, where dt is the change in temperature. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रहा है, उसका चेंज तो जीरो ही होगा ना। where dt is the change in temperature, मतलब आपके सिस्टम का प्रेशर बढ़ के P1 से P2 हो गया होगा, वॉल्यूम बढ़ के P1 से P2 हो गया होगा फॉर एग्जांपल, बट टेम्परेचर पहले भी T था अभी भी T। तो चेंज इन प्रेशर को अपन P2 माइनस P1 बोलेंगे यानी कि dP, चेंज इन वॉल्यूम को अपन d2 माइनस d1 बोलेंगे यानी कि dv, और चेंज इन टेम्परेचर को अपन dt बोलेंगे जो कि आइसोथर्मल में 0 है। क्लियर है। तो d का मतलब चेंज होता है, आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हो ना, dx by dt, तो वहां पे d का मतलब स्मॉल डिफरेंस है, ठीक है, स्मॉल चेंज। और कभी भी हम चेंज फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, यहाँ बहुत बार हमको ऐसा चेंज निकालना होगा, तो हर बारी फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे आप लोग वेलोसिटी में निकालते थे ना, t इक्वल्स टू v माइनस v बाय t में, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो वैसे यहाँ पे भी हर बार फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज को माइनस करेंगे, तब आएगा चेंज, कितने से चेंज हुआ, ठीक है। सेकंड लिखना, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो अगेन सेम है ना। अब वहां पे थर्म था तो हीट हो गया, यहाँ पे बी ए आर बार आ गया ना, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो लिख लो, इट इज अ प्रोसेस इन विच pressure is kept constant. It is a process in which pressure is kept constant. The process in which pressure is kept constant. That is, dP is equals to 0. dP is equals to 0. ठीक है। थर्ड लिखना, आइसोकोरिक, ये था आइसोबैरिक, थर्ड है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। लिख लो, लिखेंगे अपने से सेंटेंस बना के, जल्दी कंप्लीट करो इसको।
0। अगला देखना एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, ADIABATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which, it is a process in which no transfer of heat, no transfer of heat, heat को हम Q से represent करते हैं, small q, ठीक है, ब्रैकेट में हीट के ब्रैकेट में स्मॉल q लिख लेना है। कैपिटल Q तो चार्ज होता है ना, तो पता है कैपिटल Q दैट इज चार्ज, स्मॉल q d, ठीक है। तो इट इज द क्या कह रही हो, when the process is carried out, नहीं, it is a process in which no transfer of heat between system and surrounding takes place, no transfer of heat between system and surrounding takes place, ठीक है। हीट के ब्रैकेट में Q जरूर लिख लेना, तो यहाँ पे आपका डेल Q 0 हो जाएगा, डी Q 0। डी की जगह कभी कभार हम डेल भी यूज करते हैं ना, डेल का मतलब भी चेंज होता है, टेक्स प्लेस, dq या del q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना अगला, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये आपके फर्स्ट लॉ का पहला टर्म है। अगर आपको 3 टर्म पढ़े ना, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। आइकन डाल के लिखो इसका डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, it is the sum of all the form of energies, it is the sum of all the form of energies that a system can possess, it is the sum of all the form of energy that a system can possess। जैसे अगर कोई आपके एटम्स है कंबाइन हो रहे तो उनकी एटॉमिक एनर्जी होगी, होगी ना। आपने टेम्परेचर दिया तो हीट एनर्जी भी होगी, वो भाग रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, फिर उनकी पोजीशन के कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जितनी भी एनर्जी आपके सिस्टम में है सबको ऐड अप करोगे तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। It is a sum of all form of energies that a system can possess, full stop। In thermodynamics, in thermodynamics, the internal energy is denoted by, in thermodynamics, the internal energy is denoted by U, capital U, capital U, capital U, and change in internal energy, and change in internal energy, and change in internal energy is represented by del U, del U, del U, change in internal energy, ठीक है। अब ये चेंज किन किन तरीके से हो सकते हैं, एक सिस्टम की एनर्जी किन किन तरीके से चेंज हो सकती है। या तो आप उसमें हीट दो या तो हीट जाने दो, हीट दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी और हीट जाने दोगे तो एनर्जी कम होगी, नहीं। अगर आपने उस सिस्टम में से हीट बाहर जाने दे रहे मतलब उसकी हीट एनर्जी कम होगी, तो इंटरनल एनर्जी तो सम ऑफ ऑल द एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी कम हो गई मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर आप बाहर से हीट दे रहे हो तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो यानी कि हीट का एक्सचेंज अगर होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। आपके सिस्टम में अगर हीट का एक्सचेंज होता है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, या वो अंदर आए या हीट बाहर जाए, दोनों ही केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। क्लियर? तो ये तो पहला तरीका हो कि आप हीट चेंज करके, हीट एक्सचेंज करके सराउंडिंग के साथ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होगा मैटर।
अगर आपने और मैटर डाल दिया मतलब आपने और एटम डाल दिया, एटम डाले मतलब एटॉमिक एनर्जी बढ़ गई टोटल, पहले एटम कम थे अब एटम बढ़ गए तो टोटल एटॉमिक एनर्जी बढ़ी ना, तो भी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। मतलब मैटर कम ज्यादा होगा अगर, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हीट का एक्सचेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, मैटर का एक्सचेंज हुआ विद द सराउंडिंग तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और तीसरा, अगर आपने सिस्टम में कुछ काम किया है, इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या सिस्टम काम कर रहा है, दो अलग अलग चीजें होती है ना, एक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और एक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जैसे अगर मैं आपको ये गैस वाले एग्जांपल बताऊं, तो अगर गैस एक्सपैंड हो रही है ना, तो इसको कहते हैं अपन कि गैस वर्क कर रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अगर आप ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो उसको, एंड द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे काम हो रहा है कंप्रेशन के केस में, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है, तो दोनों ही केस में एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो तीन तरीकों से हम इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज कर सकते हैं, मैटर, हीट एंड वर्क। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम may change, internal energy of the system may change, internal energy of the system may change when internal energy of the system may change when, first point लिखना, when first point, heat passes into or out of the system, heat passes into or out of the system, heat passes into or out of the system। या आप एक्सचेंज भी लिख सकते थे, इन आउट दोनों हो रहा है तभी तो आप एक्सचेंज बोलोगे ना, वन वे थोड़ी ना, सिर्फ हीट हम बाहर ही दे रहे हैं, heat अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इन आउट लिख सकते हो या एक्सचेंज लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। एंड थर्ड, मैटर enters or leaves the system, matter enter or leaves the system। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालो, वर्क, वर्क, ब्रैकेट में लिखना प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और तो लिख लियो, तो ब्रैकेट में एक और चीज लिखना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इस वर्क को थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करके चलना, तो इसका भी डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। फिजिक्स वाला वर्क क्या होता था कि whenever a force is applied and if the body displaces, then the work is said to be done। ये होता था वर्क डन का डेफिनेशन। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एंड द वर्क इज सेड टू बी जीरो। नहीं, अगर मैं एक वॉल को धक्का दे रहा हूँ, भले मैं थक गया और मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ वॉल के ऊपर, बट वॉल मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे उस फोर्स की जगह प्रेशर मान लो और डिस्प्लेसमेंट की जगह वॉल्यूम मान लो। वहां पे वर्क का क्या फॉर्मूला होता था, एफ इंटू डी बोलते थे, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम वर्क को बोलेंगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम। फोर्स की जगह प्रेशर ने ले ली, आप प्रेशर दिए तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। आपने अगर उसको कंप्रेस किया तो पहले उसका वॉल्यूम V1 था, अब कंप्रेस होकर V2 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, V2 माइनस V1 करोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले उसका वॉल्यूम V1 था, आपने उसको जब कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम होकर V2 हो गया। अब चेंज इन वॉल्यूम यानी कि V2 माइनस V1 आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ये कंप्रेशन वर्क हुआ। ठीक है, और अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो
कंप्रेशन में तो आपका V1 V2 से बड़ा था, राइट, है ना? पर अगर एक्सपैंड हो गई गैस, यानी कि पहले वॉल्यूम V1 है, एक्सपैंड होके वॉल्यूम V2 हो गया, तो V2 बड़ा होगा, पहले V1 बड़ा था, पहले V1 बड़ा था कंप्रेशन के समय, कंप्रेस होके V2 हो गया था, इसलिए नेगेटिव आ रहा था चेंज। बट अब क्या होगा, पहले V1 है, एक्सपेंशन हुआ तो V2 हो गया, एक्सपैंड हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब चेंज कैसा होगा, V2 माइनस V1 पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो वहां हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लगाते थे, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, तो वहां फोर्स लगाते थे, यहाँ प्रेशर लगाते थे, इसलिए वो वर्क था फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क, और ये वर्क है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर है? लिखो नीचे, लेट अस कंसिडर अ सिलेंडर, let us consider a cylinder, let us consider a cylinder which contains 1 mole of a gas, 1 mole of a gas in which a frictionless piston is fitted, in which a frictionless piston is fitted, is fitted. Let V be the volume of a gas, let V be the volume of the gas, let V be the volume of the gas, comma P be the pressure of the gas, फिर एक और प्रेशर जो अपन बाहर से अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर तो गैस का प्रेशर है ना, जो वो बीकर में लगा रही हो, और एक प्रेशर हम ऊपर से लगाने वाले जिसके कारण वो कंप्रेस हो, ठीक है, तो उसको नाम देना पी एक्सटर्नल, PEXT, PEXT आपका एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हुआ तभी कंप्रेशन होगा ना, इमेजिन करो ना, आप जो प्रेशर लगा रहे हो बाहर से वो अंदर के गैस के प्रेशर से ज्यादा है, तो वो कंप्रेस होगा, ठीक है। और अगर ये पी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर से कम है तो एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसको भी लिख लो नीचे, इफ करके लिख लेना, इफ ऊपर जो वॉल्यूम लिख लेना उसको वी आई लिख लेना, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, हम सिर्फ वी लिखे क्या, उसको वी आई कर देना, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर the final volume becomes VF, VF, the final volume becomes VF, नीचे लिखना, let the distance moved by the piston, let the distance moved by the piston be small l, be small l, and the area of cross section of the piston, and the area of cross section of the piston be capital A. पिस्टन का एक एरिया का मतलब पिस्टन कुछ ऐसा होता है ना, ये ऐसा सर्कुलर है, ठीक है, ये ऐसे नीचे कंप्रेस हो रहा है, तो उसका एक एरिया भी होगा, और कितना लेंथ आगे बढ़ा है वो उसका लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब पता चला कितना वॉल्यूम उसने कवर किया है, एरिया इनटू लेंथ,
दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज लिखना नीचे, वॉल्यूम चेंज क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिख दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। नेक्स्ट लाइन में therefore volume change del v is equals to L into A, that is Vf minus Vi, that is the volume change। एक डायग्राम बनाना पीछे सिलेंडर वाला, तो पूरा अभी सिचुएशन लिखे उसका डायग्राम बनाना। ये वाला आपका वॉल्यूम था Vi, है ना, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ सर्कुलर हुआ। ठीक है, और कितना लेंथ मूव किया पिस्टन, पहले उसकी लेंथ, पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, मतलब पहला वाला पोजीशन उसका ये था, दिस इज द लेंथ इट हैज कवर्ड, और एरिया यही है इसका, तो एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम चेंज, Vf माइनस लेंथ। ठीक है, नीचे लिखना वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन फॉर्मूला निकालेंगे वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। प्रेशर आपका क्या होता है, इट इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। तो फोर्स की जगह मैं प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया लिख सकता हूँ, यही तो प्रेशर अपना अप्लाई कर रहे हैं ना बाहर से, इनटू एरिया, और डिस्टेंस को क्या नाम दिए थे अपन, एल, राइट, और ये ए इंटू एल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन होता है आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, बट एक चीज और अपन यहाँ पे ऐड करते हैं, वी ऐड अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन ऐड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इतना लिख लो पहले, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, E is equals to, sorry, W is equals to P into del V। सामने नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है ना, या तो आप काम कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, तो या तो वर्क होगा तो पॉजिटिव होगा, और नहीं होगा तो जीरो होगा, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो जीरो होगा ना, वर्क ऐसे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बट अभी हमने देखा ना कि एक्सपेंशन के समय डेल वी जो है वो पॉजिटिव था, ताकि, और कंप्रेशन के समय डेल वी क्या था, नेगेटिव। समझ आ रहा है, टीचर भी पढ़ेंगे ना, कंप्रेस किए मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, तो V2 माइनस V1 नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, आया। अगर एग्जांपल लेके बताऊं, मान लो आपके सिस्टम का पहले वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब था, वॉल्यूम का यही तो यूनिट होता है ना, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब था, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। दिस इज V1, दिस इज V2, तो चेंज तो V2 माइनस V1 करूंगा ना, तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो कंप्रेशन के समय डेल वी कितना आता है, नेगेटिव आता है।
और एक्सपेंशन के समय मान लो पहले 25 था, एक्सपैंड होकर 50 हो गया, तो अब तो पॉजिटिव है ना, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, इसलिए सामने नेगेटिव लगाए हैं इसके आगे, ताकि अगर कभी डेल नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? नीचे एक लाइन लिखना, नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर negative sign is used for work done negative sign is used for work done by the system negative sign is used for work done by the system in case of expansion in case of expansion in volume by convention by convention by convention if in a system volume expands from V1 to V2 तो बस का एक फॉर्मूला और लिखना, इंटीग्रेशन वाला एक फॉर्मूला और है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P डेल V dV, ये लिख लो एक सेकंड, V dV दोनों P इंटू dV, या प्रेशर को अंदर भी लिख सकते हो ऐसे P dV, ठीक है, V कैपिटल लिखना ना वॉल्यूम, ठीक है, कंप्रेशन में ही नेगेटिव है ना, डेल बी आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट लाइन डालना, हीट 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 से पहले एक पॉइंट और लिखना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, extensive and intensive property, extensive and intensive property, हाइफन डाल के देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, an extensive property is a property, an extensive property is a property, an extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of the matter. Extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of the matter. For example, mass, अगर मैटर कम करोगे तो मास कम हो जाएगा ना उस चीज का, और मैटर बढ़ा दोगे तो मास बढ़ जाएगा। मतलब मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम का जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। आप अमाउंट कम करो उस सिस्टम का मास कम हो जाएगा, आप अमाउंट बढ़ा दो उस सिस्टम का मास बढ़ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम भी एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम साइज कम ज्यादा करो तो आपका वॉल्यूम कम ज्यादा होगा ना सिस्टम का, तो वॉल्यूम भी एक तरह का क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगले पैराग्राफ में, intensive properties do not depend on intensive property do not depend on intensive properties do not depend on
matter, quantity of matter do not depend upon quantity and size भी लिखे ना, quantity and size of matter, quantity and size of matter. Example, density. डेंसिटी आप पेट्रोल 4 मीटर डलवाओ या 10 मीटर डलवाओ, पेट्रोल का डेंसिटी तो फिक्स है ना कि पेट्रोल की यही डेंसिटी होती है। हाँ सर, वो पढ़ेंगे ना इसलिए लिखवा है। जब एंथैल्पी पढ़ते हैं ना तो अपन हाँ, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी होती है ना, आप मैटर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, मैटर कम करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो एंथैल्पी भी एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऊपर जो लिखे ना अपन, ये एंथैल्पी पढ़े नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिखा है उसका एग्जांपल, पर जब मैं एंथैल्पी पढ़ते तो मैं उससे लिखा देता थी डिजाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से होती है, एंट्रोपी अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। क्या लिखे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। एग्जांपल लिखना इसका, डेंसिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। मोल तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, आप मैटर बढ़ाओगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, वो तो खुद क्वांटिटी ही है, मोल्स ही तो कम ज्यादा कर रहे हैं, क्वांटिटी मतलब मोल्स कम ज्यादा कर रहे हैं किसी चीज का, एटम का, तो उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ये बोलना चाहता हूं। चलो नेक्स्ट हेडिंग कोई हीट लिख के छोड़ दो, हीट, हीट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हीट, हीट, इंटरनल एनर्जी पढ़ ली है, वर्क पढ़ ली है, हीट पढ़ेंगे और वर्क का एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इंटीग्रेशन करके एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे अपन वर्क का, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज बेसिकली अपन सिर्फ